अनुवा जी, मैं सीधे आपके पास आता हूं। ये जो सीडीएस साहब का बयान है, एक तो जो हम राफेल की बात कर रहे थे, दसाव की बात कर रहे थे, जो ऑडिट नहीं करने देने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक तो एक स्टेटमेंट उस पर आपका, और साथ में जो सीडीएस साहब कह रहे हैं कि जरूरी ये नहीं है कि गिरा कि नहीं गिरा, लेकिन ये जरूरी है कि उस गिरने से हमने क्या सीखा। क्या वास्तव में देश को ये जानने की जरूरत नहीं है कि राफेल गिरा या नहीं गिरा? आप सभी को नमस्कार। और वायुसेना के अंदर और बाहर बहुत से ऐसे वेटरन्स हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं और काफी ज्यादा बात कर रहे हैं। ये तो एग्जैक्टली कोई नहीं कहता और हम कहना भी नहीं चाहेंगे कि कितने जेट गिरे या नहीं गिरे, लेकिन जो बातचीत है वो इसी तरह से हो रही है कि जो पिछली बार चूंकि बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तो पाकिस्तान काफी अलर्ट मोड में था, और जैसे ही हमने लॉन्च किया तुरंत ही उसी रात में उसी समय 2 बजे जो भी थी घटनाएं वो हुई। तो अब अगर इसके बारे में पब्लिक में लोग इतनी बात कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि सरकार ये बताए कि क्या हमारी वायुसेना को नुकसान हुआ है। और इस नुकसान का सबसे बड़ा कारण मैं मानती हूँ रक्षा मंत्री ने जो विदेश मंत्री का बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम आपके यहाँ करेंगे ठिकाने पर आक्रमण, लेकिन वो केवल आतंकवादियों के ठिकाने पर होगा, आप पर नहीं होगा। तो इस एक मूर्खतापूर्ण जानकारी को पहले दे देने से ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हुआ और उसके कारण जो हमारा नुकसान हुआ। आप ये देख पा रहे हैं कि जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, सीडीएस हैं, उनसे वो हकला रहे हैं बोलने में। तो ये बात समझ लीजिए कि कोई भी फौजी है ना, जब भी वो उससे कोई आप सवाल पूछते हैं, वर्दी पहनी होती है उसने, वो आपसे अगर सच नहीं बोल पाएगा तो झूठ बोलता हुआ वो बहुत साफ दिख जाएगा। आप किसी को भी देख लीजिए, क्योंकि जब एयर मार्शल भारती ने कहा था तो उन्होंने द हिंदू के पत्रकार की बात को हश हश में खत्म किया था। ये कहा था कि जब हम अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो कोलेटरल डैमेज होते हैं। रहा सवाल ऑडिट ना कराने का और ये भी कि क्या भारतीय वायुसेना में रखरखाव में कहीं कमी है, इस एक बात को मैं कभी नहीं मान ही नहीं सकती, क्योंकि आर्म फोर्सेस में और खास तौर पे इंडियन एयरफोर्स में जो एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस होती है, जिस तरह से वहां उसका एक एक चीज चेक होती है, उसके हाइड्रोलिक सिस्टम, उसके दूसरे सिस्टम, फिर इवन जो ग्राउंड पर हमारा एफओडी होता है, एक एक चीज टू द टी होती है, यानी कि बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ होती है। तो रखरखाव मेंटेनेंस में कोई गड़बड़ नहीं, पायलट की स्किल्स में कोई कमी नहीं, लेकिन विदेश मंत्री जब ये बता देता है कि हम तुम्हारे यहां हमला करेंगे, तो पाकिस्तान मूर्ख राष्ट्र थोड़ा ही है, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा पड़ोसी है। इसलिए जो हमें डैमेज हुआ वो इसलिए हुआ, लोग इन्फरेंस लगा रहे हैं कि उस दिन राफेल के जो शेयर्स थे बहुत डाउन हो गए थे और चेंगडू के जो शेयर्स थे वो बढ़ गए थे। ये सब बातें अपनी जगह, मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि नुकसान हुआ है, और सीडीएस का हकलाना ये साफ करता है कि वो उसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो झूठ नहीं बोल पा रहे हैं, ये मुझे बहुत साफ दिख रहा है। और ऑडिट कराना चाहिए सरकार को कहीं पर भी। ये देश की, अपने देश का लोकतंत्र है, देश के लोग हैं, उनके टैक्स पेयर्स के पैसे आते हैं जिसके कारण हम अपने आयुध भी खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं। सरकार को बिल्कुल इस बात को साफ तौर पर पूरे देश के सामने रखना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो देश उन्हें माफ करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का भी नुकसान हमने किया है, और इस तरह से लोग हमेशा सेनाओं के साथ और सरकार के साथ रहेंगे, लेकिन ये उनको बताना बहुत जरूरी है। अनुमा जी, ये बात तो जरूरी कि सच सामने आए, लेकिन एक और चीज है, अभी जिस तरीके से वायुसेना के मुखिया ने हमारे सवाल उठाया था कि भाई समय पर डील्स पूरी नहीं होती हैं, अभी जब इस बार के जो हालात बने भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें ये साफ तौर पर देखा गया कि असल मामला, अब जो जंग है वो वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। अब हथियारों के साथ साथ उन्नत तकनीकी की जरूरत है जो नेक्स्ट लेवल की है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक जो भी परचेज किए हैं वो हमेशा 1 जनरेशन 2 जनरेशन हम पीछे चलते आ रहे हैं। हम लगातार ये देख रहे हैं, अभी भी जो लेटेस्ट डील की बात हो रही थी कि अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री जी ने जो डील किया, उस डील में जो हमें रक्षा उपकरण मिल रहे थे, जो हथियार देने की बात हो रही थी, वो सब 2 जनरेशन कम से कम पीछे की थी। इनफैक्ट एलन मस्क जैसे लोगों ने उसको कबाड़ तक कह दिया था। ये सारी चीजें थी। क्या
आप चूंकि उस हिस्सा रही हैं उन सारी चीजों की, एक और समस्या है जो कहा जाता है ना कि जितने निर्धारित बेड़े थे उससे हमारी संख्या काफी कम हो चुकी है, रक्षा बजट ऑलरेडी कट चुका है। क्या ये जरूरी नहीं है कि आज की तारीख में सरकार इन सारी चीजों को किनारे रख के नए सिरे से विचार करके तकनीकी पे फोकस करे, अगली जनरेशन की तकनीकी के बारे में विचार करे, उस पर काम करे और देश में काम करे? देखिए, आप लोगों ने सभी ने एयर चीफ का जो बोला हुआ है उसको सभी ने 90% लोगों ने अलग समझा और गलत समझा। चीफ जो भी कह रहे थे वो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के कहे में आकर कह रहे थे। और इसमें एक सच्चाई ये भी है कि HAL, DRDO या BEL या जो भी हमारे PSUs हैं, इनका परफॉर्मेंस बहुत ढीला रहा है, ये टाइमलाइन नहीं कभी मीट कर पाए। तो जो चीफ कह रहे थे वो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे। आप ये ना समझे कि वो पूरे सरकार की कोई बखिया उधेड़ रहे थे या ऐसी कोई काम कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। और एक और चीज ये है कि इस तरह से अडानी की एंट्री के लिए रास्ता साफ करने की बात थी, वो आप उसे ध्यान से समझिए, क्योंकि जिस तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बंद हुए, उसके बाद अब ये जो चीफ ने शिकायत करना शुरू कर दिया है, तो अल्टीमेटली जाएगा वो वहीं। आपकी जो बात कि हम पुरानी जनरेशन के खरीद रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? हमने 1979-80 में मिराजेस आए थे, एक्चुअली पहली बार मैन्युफैक्चर हुए थे 84 में हमारी सेना में थे। तो कैसी बात करते हैं हम कि हम पुराने जमाने के खरीदते, कतई नहीं खरीदते थे। लेकिन बीच में जो एक लैग आया, वो लैग कब आया? वो लैग आया जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस, चूंकि कारगिल रिव्यू कमेटी के आसपास एक वो स्कैम भी हो गया था, ताबूत घोटाला, याद है आपको राम प्रकाश जी? तो उस ताबूत घोटाले के चक्कर में जो उस समय एक 100 एयरक्राफ्ट की डील थी, मिराज 2000-5 नाम था उसका, उसके ऊपर उन्होंने साइन नहीं किया। ऑर्डर मतलब सप्लाई ऑर्डर बन के रखा हुआ था, सारा कुछ, वो केस पूरा तैयार था, उसमें साइन नहीं किया। उन्होंने कहा कि दोबारा से करना होगा। तो फिर अगली डील कब शुरू हुई? पूरा केस फिर से बना, बनते बनते 2006 आ गया, 2007 में दोबारा टेंडरिंग हुई और राफेल उसमें शॉर्टलिस्टेड हुआ। कोई भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट मिनिमम मैक्सिमम 8 से 9 साल लेता है, तो उतना पुराना तो जहाज होता है। लेकिन हमने मिराजेस, हमने MiG-21 70s में जब आए थे, 800 MiG-21 आए थे हमारे पास, अपने समय का प्रीमियर मोस्ट एयरक्राफ्ट था। हमने हमेशा अपने समय के प्रीमियर मोस्ट एयरक्राफ्ट लिए हैं, बशर्ते उनके प्रोक्योरमेंट में राफेल जैसी देर ना हो गई हो। अब अगर कल परसों से अमेरिका ये कह रहा है कि हम F-35 देंगे, और हमारी भी सरकार कूद कूद के कह रही है कि हमें F-35 चाहिए, और उससे एक चीज और समझ में आती है कि सारा दोष जो है राफेल के ऊपर लगाना चाहते हैं। दरअसल दोष सिर्फ इस चीज का है कि विदेश मंत्री ने पहले से बता दिया था और बालाकोट हो चुका था। हम ये नहीं मानते कि कोई भी दूसरा देश है उसके साथ हम एक ही तकनीक दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास दूसरी तकनीकें भी हैं, आप दूसरे तरह से सरप्राइज दोबारा से कर सकते थे क्रिएट। आपने बता के उनको किया और वो बिल्कुल तैयार बैठे थे। जो भी हमारा लॉस हुआ है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम से हमारे जहाज डिटेक्ट हो गए और तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, जिसके कारण जो आज पूरी दुनिया बात कर रही है, अगर वो बातें एयरफोर्स भी कह दे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं एक बात से बहुत नाराज हूं, आपके इतने समझदार और इतने कोमल लोग बैठे, अच्छे समझदार वाले संवेदनशील लोग, आप में से किसी ने कहा गिर जाए तो गिरने दो। आप क्या समझते हैं? वो मशीन के पीछे एक आदमी था, उसके पीछे उसका पूरा घर था, उसका पूरा परिवार था। हम सोचते नहीं है जब हम कहते हैं कि वो गिर गया तो गिर गया, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? उसमें एक पायलट की भी जान गई होगी और एक नहीं, क्या पता 4 की गई हो। हम कैसे कह सकते हैं? कोई इजेक्ट तो हुआ नहीं, तो ये तो पता ही नहीं चला। तो ये मत कहिए कि गिर गए होंगे, वो हमारा कंसर्न नहीं है। क्यों कंसर्न नहीं है? केवल उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कीमत, उसकी बात नहीं होती है। एयरक्राफ्ट के पीछे जो मैन के पीछे, वो मशीन के पीछे मैन बैठा है, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। उसको कितने दिनों में हमारी सेना तैयार करती है, एक एक पायलट को ट्रेन करने में कितने घंटों लगते हैं, यानी कि कई महीने लगते हैं, और वो चला गया तो वो तो जो एयरक्राफ्ट की कीमत है वो तो फिर भी हम जानते हैं कितनी है, उसकी कितनी कीमत है वो कौन जानता है। तो ऐसी बातें हम कभी ना करें कि कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, मैं गलत आपने इंटरप्रेट किया। मैंने, एक मिनट, मैं सफाई दे दूं,
मैंने ये कहा कि ये जो है सेना देखेगी कि क्या कौन सा हथियार उसको इस्तेमाल करना है, कौन गिरेगी और कौन नहीं गिरे। ये काम जो है उन पर ही छोड़िए सैनिकों पे। हम लोग जो है जो ये जो डील है आप करते हैं और जो पॉलिटिकल मामला है उसको देखें और वो ट्रांसपेरेंट हो और वो डेमोक्रेटिक हो। बस मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा कि गिरने दीजिए तो गिरने दीजिए। क्यों गिरने दीजिए भाई? उसमें देश का आदमी तो है ही और हथियार है और पैसा नहीं लगा है क्या? रफाल कहीं से उठा के ले। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी कि लाइफ में पहली बार अगर अपनी सेनाओं को झूठ बोलते या हर अर्ध सत्य बोलते देख रही हूं तो मुझे कई बार बेहद शर्म आती है। सिर्फ इसी बात पे शर्म आती है कि आज की राजनीति इतनी घटिया हो चुकी है कि हमारे सेना के वर्दी वाले लोगों को सरकार के कारण या तो अर्ध सत्य बोलना पड़ रहे हैं या झूठ बोलना पड़ रहे हैं। इससे ज्यादा विडंबनापूर्ण मुझे नहीं लगता कि आज तक की मेरी जिंदगी में और 25 साल जो मैंने एयरफोर्स में बिताया उसमें कभी किया हो, कभी मिला हो ऐसा। ये सबसे बड़ी त्रासदी है कि हमारी सेनाओं को या तो अर्ध सत्य बोलना पड़ रहा है या झूठ बोलना पड़ रहा है, और ये भारत सरकार का सबसे बड़ा घटियापन इससे सामने आता है।